गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मेरा नाम नागेंद्र कुमार परस्ते है। मैं मेकरसुता महाविद्यालय डिंडौरी कला संकाय से, जिसमें हम आज बीए सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक बच गए थे, जिनमें से मानव अधिकार संरक्षण 1993 है, जिसको हम देखेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या बातें आती हैं। क्योंकि मानव जो है अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त होने चाहिए, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई या प्राचीन काल से चली आ रही हैं, या जिसे कह लें कि वर्ण व्यवस्था के कारण क्या है ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई, और इस वजह से कुछ विशेष समूह या कुछ वर्गों को वे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकार के तहत कुछ 6 अधिकार दिए गए हैं। उसके बावजूद भी आज भी हमारे समाज में अस्पृश्यता की स्थिति देखने को बहुत अधिक मिलती है, और कई जगहों पर इसका पालन पूर्णतः नहीं हो पाता है। इस वजह से सरकार ने या कानून में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया गया, जिसे हम मानव अधिकार संरक्षण 1993 कहेंगे। मानव अधिकार संरक्षण 1993 बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सभी वर्गों को समान रूप से वे अधिकार प्राप्त हो सकें जो कि वे एक मानव होने के नाते मिलने चाहिए, किंतु नहीं मिल पा रहा है ये अधिकार। इसलिए इस अधिनियम को 1993 में लाया गया। इस अधिनियम को लाने में यह 12 अक्टूबर 1993 को बना, और इसे लागू होने में 1994 में लागू हो गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अगर हम देखें इसकी गठन की प्रक्रिया देखें, सबसे पहले गठन होगा। गठन कैसे होगा? गठन के लिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, या जो अब चूंकि वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं, मानवाधिकार का जो अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो गठन की प्रक्रिया है, उस गठन की प्रक्रिया में हम यह देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, सबसे पहले वह अध्यक्ष होगा। इसके अलावा एक ऐसा सदस्य अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय का एक सदस्य जो होगा, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या है, एक सदस्य जो कि महिला है, महिला होनी चाहिए, जिससे महिला की जानकारी हो। 2 ऐसे सदस्य जो मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, और एक अल्पसंख्यक आयोग से एक सदस्य होगा, एक सदस्य अनुसूचित जाति आयोग से एक सदस्य होगा, एक अनुसूचित जनजाति आयोग से एक सदस्य होगा, एक सदस्य विकलांग आयोग से एक सदस्य होगा। इस तरीके से कुल 8 सदस्य होंगे, और कुल मिला के ये सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी। यानी गठन की प्रक्रिया में देखें तो एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होंगे। इसके अलावा अब चूंकि गठन की प्रक्रिया हो गई, इसके बाद अगर हम देखें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति में सबसे पहले जो अध्यक्ष होगा वह होगा प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति के लिए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इनकी नियुक्ति होगी। इसके बाद गृह मंत्री होंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगला, अगर देखें तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, और राज्यसभा के उपसभापति। ये मिलकर ही ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो तैयार किया गया है, उसके गठन में इनकी नियुक्ति किया जाएगा, और इनकी नियुक्ति इनकी सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आगे देखें। अध्यक्ष और इनके सदस्यों की पदावधि अगर देखते हैं, अध्यक्ष और इनके सदस्यों की पदावधि अगर देखते हैं तो इनके 5 वर्ष या 70 वर्ष, 2 में से जो भी पहले पूरा हो जाए।
इसके अलावा इनके सदस्यों की भी यही स्थिति रहेगी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष। हालांकि मानव संरक्षण अधिनियम 2005 में जो नया संशोधन हुआ है, इसमें 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। हालांकि अलग अलग किताबों में हम देखें तो अलग अलग प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इस किताब में ये मिल रहा है, उस किताब में वो मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें पूरी तरह से तो हम जिस किताब का सहारा लेते हैं उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष, और दोनों की यही स्थिति है। अब हम देखें कि इनके वेतन किस प्रकार का होगा। तो जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उनका वेतनमान होता है 2.8 लाख, ठीक है। और इसके अलावा जो उनके सदस्यों की वेतन है वह 2.5 लाख। अब देखते हैं कि इसके अलावा हम देखें कि अलग अलग राज्यों में भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। अलग अलग राज्यों में भी इसके आयोग गठित किए गए हैं। तो इनके आयोग जो गठित किए गए हैं उनको अलग राज्यों में अगर जब हम बनाते हैं या उनका संपादन करते हैं तो उस समय उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो उस समय मुख्यमंत्री की सलाह पर, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। अब देखें कि अगर आयोग की शक्तियां देखें तो आयोग की शक्तियां बहुत होती हैं। इसके तहत हम बता सकते हैं कि इनकी शक्तियों में अगर हम देखें तो 1908 की सिविल अधिकार किसी वाद का विचारण करने का अधिकार जैसे सिविल न्यायालय को होता है, उसी प्रकार से यह भी आयोग जो मानव अधिकार आयोग है इसका भी वही अधिकार इनको प्राप्त होगा। इसके तहत वे सम्मन जारी कर सकते हैं, इसके तहत वे साक्ष्यों को बुलवा सकते हैं, इसके तहत वे जो शपथ करता है उनके साक्ष्यों को भी बुलाया जा सकता है। इस प्रकार से जो भी सिविल न्यायालय जिस प्रकार से साक्ष्यों को बुलाता है या सम्मन जारी करता है, उसी प्रकार से मानवाधिकार आयोग की जो अधिकार हैं या शक्तियां हैं वो इसी प्रकार से पूरा करेंगी, ठीक है। मानव अधिकार की अवधारणा, अब देखें अगर मानव अधिकार की अवधारणा तो इसमें मानव अधिकार की अवधारणा में हम देखें कि मध्य युग में 13वीं शताब्दी के समय जब सामंतों और मजदूरों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि आगे चलकर यही मानव अधिकार की नींव को मजबूत किया है, ठीक है। 15 जून 1215, ठीक है, ईस्वी को हुए इस मैग्ना कार्टा में अगर हम देखें ग्रेट चार्टर के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रेट चार्टर के नाम से। और इसी के आधार पर 1773 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, और इन्हीं क्रांतियों के कारण ही आज हम यह देख पा रहे हैं कि ये मानवाधिकार जो मानवों को अधिकार प्राप्त है उनको जो मिला है जो अधिकार वह इन्हीं के कारण ही मिला है, और या फिर इन्हीं के कारण ही ये नए अधिनियम और ये नए अधिकार प्राप्त हैं। जो ये नए अधिनियम बने हैं इन्हीं के कारण ही बना है, ठीक है। और आगे हम दूसरा वीडियो देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से हम आगे के जो टॉपिक हैं उसके बारे में बताएंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें से आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।